दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ रजनीकांत सर की फिल्म बेटियन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव को दिखाता है, जिसका मानना यह होता है कि पुलिस वाले जल्दीबाजी में फैसला ले लेते हैं और वो इनकाउंटर में अपराधियों को मार देता है। फिर अगले सीन में हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि गुंडे मवालियों के साथ काम करते रहता है। वो उन गुंडे मवालियों के लिए चाय बनाता है और उसके लिए सब कुछ काम कर रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस का एंट्री होता है और हम ऑफिसर बेटियन को देख पाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर गुंडे लोग सभी कांपने लगते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को मालूम होता है कि बेटियन जो है गुंडे मवालियों का इनकाउंटर कर देता है। अब यहाँ पर बेटियन सब लोगों को पकड़ता है और जो लोग अपराधी होता है वो उन सबको मार देता है। वहीं यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में पैट्रिक जो है वो गुंडे मवालियों के साथ काम नहीं करता, बल्कि वो तो बेटियन का एक प्रमुख खबरी है और बेटियन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। पैट्रिक अपने आप को पुलिस वाला चोर मानता है। बेटियन जिस तरह से इनकाउंटर करता है उस वजह से उसे अपने बड़े ऑफिसर को भी जवाब देना पड़ता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव का यह मानना होता है कि पुलिस वाले हमेशा जल्दीबाजी करते हैं, जिस वजह से अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल पाती, और ऐसा बहुत बार हुआ है। वहीं बेटियन का मानना होता है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से एक भी निर्दोष नहीं है, सबके सब गुनहगार थे। अब एक दिन बेटियन जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी उसके पास सारन नाम की एक टीचर का लेटर आता है। सारन उसे उस लेटर में लिखा था कि जिस स्कूल में वो पढ़ाती है उस स्कूल में गुंडे मवाली गांजा रखने लगे हैं। पहले वो गांजा कहीं और पर रखता था, लेकिन अब यह बहुत क्वांटिटी में आने लगा है, इसीलिए वो लोग अब इस क्लासरूम में रखने लगे हैं। इस वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ही तकलीफ होता है। यह स्कूल कन्याकुमारी में था, इसीलिए बेटियन अपनी सबसे फेवरेट पैट्रिक को वहां पर भेजता है। पैट्रिक वहां पहुंचकर सारण्य से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एसपी सर ने भेजा है। तब सारण्य उसे सब कुछ बता देती है। अब पैट्रिक यहाँ पर नजर रखने लगता है। पैट्रिक ने यहाँ पर जगह जगह पर कैमरा लगा दिए थे और वो खुद खुफिया कैमरे द्वारा उन लोगों पर नजर रखने लगता है और उसे मालूम चल जाता है कि वो सारे माल कहाँ पर है, और वो सारी चीजें पैट्रिक ने बेटियन को बता देता है। वहीं बेटियन अपनी पूरी टीम को रेडी करता है, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा गैंग है। अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये लोग पूरे देश को खा जाएंगे। अब रात को समुद्र के रास्ते से सारे माल आता है। यहीं पर हम उस गुंडे को देख पाते हैं जिसका यह अड्डा है। वो लोग यहाँ पर आते हैं कि तभी यहाँ पर बेटियन अपनी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और वो उसका मेन आदमी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो मेन आदमी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले का नाम बताता है जो कि बेटियन का साथी ऑफिसर ही होता है। वो बोलता है कि हम इस ऑफिसर्स को बहुत सारे पैसे देते हैं। यह सुनने के बाद बेटियन को बहुत ही बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि उसकी नजरों में जितना बुरा गुंडा है उससे कहीं ज्यादा ये पुलिस ऑफिसर भी है, और उसी ऑफिसर्स की वजह से कई सारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ पर बेटियन एक प्लान बनाता है और वो उस गुंडे से उस ऑफिसर को मरवा देता है और बाद में बेटियन उस गुंडे को भी मार देता है। लेकिन फिर से ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव उस पर उंगली उठाता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से वो फिर से चुप बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमें सारन नाम को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा होता है। वो अपने घर से कहीं पर जा रहा होती है कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और उसके साथ घिनौना हरकत करके उसे जान से मार देता है। वही आदमी जब सारन को मारने के लिए उसके पास आया था तो सारन ने एसपी को कॉल किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाए थे। अगले दिन यह न्यूज सभी को मालूम चल जाता है तो सभी लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। सभी को सारन के लिए जस्टिस चाहिए था। वहीं बेटियन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर वो सारन का कॉल उठा लेता तो शायद आज वो जिंदा होती। तभी सारन का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम तैयार करती है, जिसका हेड आईपीएस हरीश कुमार होता है। सारन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो स्कूल में हुआ था। वो लोग उस जगह पर जाकर एविडेंस को बटोरने लगता है और उन्हें कुछ फोरेंसिक वालों को भी भेज देता है और उन्हें मालूम चलता है कि सारन का मोबाइल भी गायब है। तो हरीश अपनी इन्वेस्टिगेट करने लगता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे सारन का मोबाइल के बारे में मालूम चलता है जो कि अभी अभी ऑन हुआ है, और वो लोग उसे ट्रैक करके तुरंत ही उस सब पर पहुंचता है जहां पर वो मोबाइल रखा हुआ था। हरीश को उस जगह से फोन के साथ साथ वो हथियार भी मिल जाता है जिसके मदद से सारण्य को मारा था। अब यहाँ पर कुछ सीसीटीवी का फुटेज द्वारा
द्वारा उस लड़का को भी पहचान लिया जाता है जिसका नाम होता है गुना। अब यहाँ पर हमें गुना के बारे में कुछ बातें मालूम चलता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कई बार जेल भी जा चुका है और साथ ही वो सारण के स्कूल में कई बार अक्सर जाया करता था। तो जिस जगह पर गुना काम करता था उसी शॉप पर मोबाइल फोन और हथियार भी मिला। यहाँ पर गुना के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, इसीलिए हरीश अपनी पूरी टीम को लेकर गुना के घर पहुंचता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करके वो लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं उसके कुछ टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन इसी बीच गुना यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर मीडिया भी थे, इसीलिए मीडिया के साथ लोग भी प्रदर्शन पर उतर गए थे क्योंकि उन्हें गुना के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था और वो लोग गुना के फांसी की मांग कर रहे थे। यह बात कमिश्नर को मालूम चलता है और वो तुरंत ही बेटियन को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, या तो तुम गुना को पकड़ कर लाओ या फिर उसका इनकाउंटर कर दो। बेटियन हरीश की टीम में शामिल हो जाता है और उन्हें गुना के बारे में मालूम चलता है कि वो अभी समुद्र की एक शिप में है। जैसे ही बेटियन को मालूम चलता है वो अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही बेटियन गुना को कंफर्म करता है कि यही गुना है वो उसे इनकाउंटर कर देता है। अगले दिन जनता बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें सारिणी को लेकर जस्टिस चाहिए था और वो उसे मिल गया। लेकिन इस इनकाउंटर से एक इंसान खुश नहीं था और वो था सत्यदेव, क्योंकि जब यह इनकाउंटर हुआ तो सत्यदेव ने अगले 3 दिन तक इन्वेस्टिगेट की और सत्यदेव की टीम की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन्हें कुछ चीजें ऐसी मालूम चला जो कि वो सभी को बता सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बताई। सत्यदेव डायरेक्ट बेटियन के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने उसे इनकाउंटर करने से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन एथियन मना कर देता है। वो बोलता है कि इस केस को तो हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था। सत्यदेव एथियन को 3 दिन देता है और उसे कहता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और फाइंड आउट करो कि आखिर असली गुनहगार कौन है, लेकिन तुम्हें मैं इतना बताऊंगा कि गुना इसके पीछे नहीं है। अब इस केस को हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए एथियन हरीश से मिलता है और उसे सारी चीजें पूछने लगता है। सारे सबूत यहाँ पर एथियन के हाथ में थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी मालूम चलता है जो कि किसी को मालूम नहीं था और वह यह था कि जब गुना हैरेसमेंट के केस में जेल में था तब सारिणी ने ही उसे जेल से रिहा करवाया था। अगर उसी ने रिहा करवाया तो आखिर गुना उसे क्यों मारेगा। अब यहाँ पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद बेटियन को मालूम चला कि जब सारण के साथ दुष्कर्म हो रहा था तब गुना हैदराबाद में थे और वहीं से गुना ने सारण के पास कॉल भी किया था। एक बात तो कंफर्म हो चुका था कि गुना तो असली गुनहगार नहीं था, उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली। अब सत्यदेव यहाँ पर बताता है कि तुमने एक निर्दोष की जान ली है और साथ ही तुमने उसके परिवार को भी जान ले ली। यहाँ पर वो बोलता है कि सभी ने गुना को गुनहगार मान लिया तो सारी पब्लिक ने उसके परिवार के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, इसीलिए पूरे परिवार को मुझे अपने घर लाना पड़ा, वरना वो लोग उसे भी मार देते। बेटियन उनके परिवार वाले को देखकर बहुत ही दुखी होने लगता है और वो उसके फैमिली से बोलता है कि गुना निर्दोष है और मैं यह सबके सामने साबित करूंगा और बदले में उसे कुछ भी सजाए मिले उसे मंजूर है, लेकिन उससे पहले असली गुनहगार को पकड़ना था जिन्होंने सारिणी को मारा है। इसमें सत्यदेव भी बेटियन का साथ देने लगता है और वो बोलता है कि मैं इस फाइल को जब तक सबमिट नहीं करूंगा जब तक कि वो असली गुनहगार को नहीं पकड़ ले। अब जिस समय सारिणी के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारा उसके 2 दिन पहले सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और पैट्रिक के साथ बेटियन मिलकर उसके बारे में फाइंड आउट करने लगता है और फाइनली उन्हें उस आदमी के बारे में मालूम चल जाता है जिसका नाम होता है हनु रेड्डी, जो कि बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। और जब पैट्रिक उसके इलाके में जाकर कैमरे से उसके ऊपर नजर रख रहा होता है तभी अचानक से हनु रेड्डी के लोग उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है। वो लोग उसे मारने ही वाला होता है तभी सही समय पर बेटियन वहां पर पहुंच जाता है और वो हनु रेड्डी के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर वो रेड्डी को आराम से मार सकता था लेकिन वो उसे नहीं मारता, वो उसे अरेस्ट करके दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पुलिस की जीप में उसे बैठा कर वापस ला रहा था। लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में एक विस्फोट होता है और किसी ने यहाँ पर रेड्डी को मार दिया था। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है और वो समझ चुके थे कि हनु रेड्डी से ऊपर भी कोई आदमी है। तभी यहाँ पर कमिश्नर बेटियन से कहता है कि आखिर तुम्हें असली गुनहगार मिल चुका है तो तुम रेड्डी को पकड़ने क्यों गए थे। बेटियन यहाँ पर बताता है कि असली गुनहगार कोई और है, इसीलिए उसे कुछ टाइम चाहिए, जिस पर कमिश्नर
उन्हें 1 महीने की समय दे देता है। अब यहाँ पर भेटियन शुरू से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और उसे मालूम चलता है कि सारन दरअसल में एक नेट एकेडमी के खिलाफ थी। वो कुछ कोचिंग संस्थान वालों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही थी, क्योंकि यह लोग गरीब बच्चों को पढ़ाई के लालच देते थे और बदले में उनसे बहुत सारे पैसे लूट लेते थे। यहाँ एक बहुत बड़े आदमी का नाम निकलकर बाहर आता है और उसका नाम होता है नेट एकेडमी का मालिक नटराज का। नटराज की जो नेट एकेडमी है उसके द्वारा वो लोग ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं, इससे वो हजारों करोड़ों रुपए कमाते हैं। नटराज का बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। बहुत सारे मिनिस्टर उसके जेब में थे। वो लोग स्कूल वाले से भी मिलकर जो बच्चे कमजोर होते हैं तो वो उन्हें कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, लेकिन इसके बदले में वे बहुत सारे पैसे उनसे ठग रहे थे। अब यहाँ पर भेटियन बहुत सारे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। यहाँ पर भेटियन को भी बहुत सारे बात मालूम चल चुका था। सबसे पहले वो IPS हरीश कुमार को अपने पास बुलाता है और वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि दरअसल में हरीश कुमार भी नटराज का ही आदमी है। उन्होंने फेक इन्वेस्टिगेट किया था और सारन के मोबाइल में जो गंदा वीडियो डाला था वो वीडियो भी हरीश कुमार ने ही डाला था, ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि वो वीडियो गुना ने डाला है। सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ कर दिया था। नेट एकेडमी के लोगों ने ही उस पर सेक्सुअली हेरेसमेंट का केस करके गुना को अंदर किया था। दरअसल बात कुछ ऐसा होता है कि गुना की एक बहन डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए वो उसे नेट की पढ़ाई करवाना चाहता था, जिस वजह से गुना ने अपनी बहन को उसी एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया, जिसका खर्चा लाखों में था। लेकिन गुना की बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस एकेडमी की पढ़ाई बहुत ही हार्ड थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर बन चुका था और वो एक दिन सुसाइड करने की कोशिश भी करी, लेकिन सारन ने उसे बचा लिया। और इस बारे में सारन ने गुना और उसकी फैमिली वालों से बात किया। वो लोग समझ चुके थे कि गुना की बहन नहीं पढ़ सकती और वो नेट एकेडमी को ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए सारन और गुना नेट एकेडमी पहुंचे और बाकी के पैसे वापस चाहते थे। लेकिन नेट एकेडमी का कहना यह था कि एक बार पैसे दिए जाने के बाद वो पैसे रिफंड नहीं होते हैं। और अब सारन और गुना यह नेट एकेडमी के बारे में मालूम करने लगे और यह दोनों उनके फ्रॉड के बारे में मालूम कर लिए थे। इसी वजह से उस एकेडमी के लोगों ने गुना और सारन को मरवा दिया। अब यहाँ पर सारे सबूत को लेकर भेटियन यहाँ पर नटराज को अरेस्ट करने के लिए पहुँच गया। वो उसे अरेस्ट करके लिफ्ट से नीचे लेकर आ ही रहे होते हैं, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है, जिससे यह बात मालूम चलता है कि नटराज सच में बहुत ही पावरफुल इंसान है। उसका एक फोन कॉल कुछ भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर भेटियन अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से काम करने लगता है। वो लोग नटराज के नेट एकेडमी के फ्रॉड के लोगों के बारे में पता करने लगता है। नेट एकेडमी में जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया था, अगर वो लोग नटराज के अगेंस्ट कंप्लेंट करता है तो नटराज को सजा मिल सकता है। वहीं इस इन्वेस्टिगेट के दौरान नटराज के लोगों ने कई बार भेटियन के ऊपर हमला करवाते हैं, लेकिन भेटियन को मालूम था कि नटराज के आदमी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सारी प्लानिंग सेट कर रखी थी और जो लोग उसे अटैक करते वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अब कुछ दिन के बाद भेटियन फिर से नटराज के पास पहुंचता है। इस बार भेटियन के पास बहुत सारे सबूत होता है। उसके पास लगभग 2000 लोगों की फाइल थी जिन लोगों ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया था और लगभग 2000 करोड़ की फ्रॉड भी शामिल था। भेटियन का सिर्फ इतना प्लान था कि वो नटराज को किसी भी तरह से जेल के अंदर ला सके, लेकिन इस फ्रॉड के केस में नटराज को जमानत भी हो सकती है, इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा सबूत चाहिए जिससे कि नटराज हमेशा जेल में रहे। तब नटराज को यहाँ पर सारन का एक वीडियो के बारे में मालूम चलता है, जो कि सारन ने वो कुरियर द्वारा भेजी थी, लेकिन वो पार्सल कहीं बीच में अटक गया। अब यहाँ पर भेटियन बैटरी की मदद लेता है और वो बैटरी को बीच में फंसे कुरियर को पता करने के लिए बोलता है। वहीं बैटरी उस कुरियर को पता कर लेता है और वो कुरियर सही सलामत भेटियन के पास पहुंचा देता है। अब भेटियन वो वीडियो देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो पैट्रिक से बोलता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें आज कुछ भी दे सकता हूँ। पैट्रिक बोलता है कि मुझे सिर्फ एक बार आपसे गले लगना है। अब यहाँ पर पैट्रिक भेटियन से गले मिलने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर दूर से एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है। हालांकि वो गोली भेटियन के लिए आई थी, लेकिन वो गोली पैट्रिक को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब नेक्स्ट डे को सारन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाती है और सारी पब्लिक यही चाह रहा होता है कि नटराजन को फांसी होना चाहिए। वहीं जब नटराजन को जेल से कोर्ट की तरफ ले जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में नटराजन के लोग नटराजन को पुलिस के चंगुल से रिहा कर लेता है और उसे कोर्ट तक भी नहीं जाने देते। अब नटराजन का प्राइवेट चौपर पूरी तरह से रेडी था। अब
अब यहाँ पर नटराजन वो देश छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तभी यहाँ पर बेटियन आ जाता है और वो नटराजन के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में वो नटराजन को भी आराम से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि नटराजन को सजा मिले और आखिर में ऐसा ही होता है। बेटियन उसे सही सलामत नटराजन को कोर्ट में पहुंचा देता है और यहाँ पर जज नटराजन को उम्र कैद की सजा दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।